हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, या व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स और इसके बारे में आपको सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, तो होता क्या है व्हीट स्टोन सेतु, एक आपका क्या है प्रतिरोध का मान, यानी जो रेजिस्टेंस है उसका अगर आपको मान निकालना है तो उसका एक विधि है जिससे हम उस प्रतिरोध का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उस विधि को हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो इस तरीके से होता है एक आपका व्हीट स्टोन सेतु, ठीक, जिसमें आपके 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, एक आपका पी होता है, इसको पी ले लेते हैं, इसको हम क्यू ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम देख सकते हो इसके, इसको एस ले लेते हैं और इसको आर ले लेते हैं। ठीक, तो और एक यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप इसके पॉइंट के नाम अगर लिख दो, इसको पॉइंट ए ले लो, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो, इसे डी ले लो। ठीक, अब ए और सी को तो आपको एक किससे, सेल से कनेक्ट करना है। ठीक है, सेल से लगा देना है। और बी और डी जो बिंदु है उसको एक आपको गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उससे लगा देना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो क्या करता है, आपका वैद्युत धारा को क्या करता है, चेक करता है कि वहां पे वैद्युत धारा है या नहीं है। जैसे ये वायर है अगर आपकी, तो इस वायर में वैद्युत धारा है या नहीं है उसको चेक करता है, यानी उसकी उपस्थिति को मापता है। ठीक है, तो बी और डी में आपको क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर, और ए और सी पे आपको क्या लगाना है, एक बैटरी लगानी है। ठीक है, और 4 प्रतिरोध लेने हैं आपको। 4 में से 2 तो आपके क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इनके मान स्थिर है। ठीक है, और ये आर वाला हम ले लेते हैं, क्या है, कैसा है, परिवर्ती है। परिवर्ती मतलब इसको हम इसके मान को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और एस क्या है, हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, अज्ञात। और ये हमारे पास क्या है, दोनों ज्ञात, ये भी ज्ञात है और ये भी ज्ञात प्रतिरोध है। तो इसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये मैंने लिखा है पी क्यू, क्या है यहाँ पे, पी क्यू को स्थिर रखना है आपको। पी क्यू को, ये ज्ञात प्रतिरोध है तो इनको स्थिर रखना है। और आर को क्या करना है, आर के मान को समायोजित करना है आपको। आर के मान को समायोजित नहीं, आर को आपको यहाँ पे कम ज्यादा करना है। ठीक है, यही इसका सिद्धांत है। तो कम ज्यादा आपको तब तक करना है जब तक इस वाली जो बीच बी और डी से के बीच में जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, इस पे ये करंट का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, देखो होगा क्या, जब यहां से आपकी करंट जाएगी आई बैटरी से, तो आई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। सपोज इसको हम ले लेते हैं I1, और इधर जो जाएगी उसको ले लेते हैं हम I2। ठीक, अब I1 जब यहाँ जाएगी तो बी बिंदु पे होगा क्या, जब आपका क्या होगा, ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा तो यहाँ पे भी वैद्युत धारा आ जाएगी, क्योंकि आई यहाँ जाएगी तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी ना, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ। ठीक, वैसे I2 यहाँ से आएगी तो आई जो यहाँ से आपकी ये करंट आएगी उससे मिलकर यहाँ पे अलग हो जाएगी। ठीक, तो ये है जब आपका व्हीट स्टोन जो सेतु होता है संतुलित नहीं होता। ठीक है, मगर हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आर का मान क्या करेंगे, कम ज्यादा करेंगे। तो आर के मान को कम ज्यादा, क्योंकि परिवर्ती तो इसको कम ज्यादा करेंगे, तो आपको तब तक इसको कम ज्यादा करना है जब तक इस बी और डी बिंदु पे क्या हो जाए, करंट का मान 0 ना हो जाए, यानी यहाँ पे आपकी करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बी और डी के विभव समान, जब आपके इसका और इसका विभव समान हो जाएगा, यानी आप आर को इस तरीके से सेट करोगे कि बी और डी का विभव समान हो जाए, तो विभव समान हो जाएगा तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जब आपको बताया किसी 2 बिंदु के बीच विभव समान हो जाता है, ठीक, तो वहां पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती उन 2 बिंदुओं के बीच। ठीक, जैसे पानी है, अगर दोनों जगह लेवल सेम हो गया तो पानी वहां से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर एक जगह ऊंचाई हो जाएगी, एक जगह नीचे हो जाएगा, तो पानी आपका क्या हो जाता है, बहने लग जाता है। वैसे तो यहाँ पे करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक ये विभव में अंतर नहीं होगा। अगर विभव समान हो गया तो कोई करंट इसमें नहीं प्रवाहित होगी। तो आपको करना क्या, यहां से इसको इस तरीके से संयोजित करना है कि बी डी के विभव क्या हो जाए, बी और डी के विभव आपके क्या हो जाए, समान हो जाए, और आपका जो ये व्हीट स्टोन सेतु है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये संतुलित हो जाएगा, संतुलित मतलब यहाँ पे आई जी जो यानी गैल्वेनोमीटर की जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, P/Q = R/S। ठीक है, ये सूत्र भी हम उत्पत्ति भी करेंगे इसकी। तो इस सूत्र से आप क्या करोगे, इसका मान निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, पी और क्यू के मान तो आपको पता है, ज्ञात है। आर का मान जैसे ही आपका यहाँ पे IG 0 हो जाएगा तो आप देख लोगे अभी आर का मान क्या है।
ठीक है, यानी संतुलन की अवस्था में जो आर का मान होगा, जैसे आप इसको कम ज्यादा करोगे उस समय जो जैसे ये करंट जीरो होगी उस समय जो आर का मान होगा उसको यहाँ रख दोगे और तब वहां से आप अज्ञात का मान निकालोगे। तो एस कैसे निकल जाएगा आपका, आर क्यू एस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। देखो यहाँ से क्या होगा, एस इंटू पी इक्वल टू आर इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा, आर इंटू क्यू अपॉन पी। तो इस तरीके से आप एस का मान यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो सिद्धांत है, यानी आपको क्या करना है, आर का मान चेंज करना है, उससे आपकी आईजी जीरो, जब संतुलन की अवस्था आपको चेक करनी है और जैसे संतुलित हो जाएगा तो इस मामले में आपको वो सारी उन तीनों के मान रखना है, तो वहां से एस का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सूत्र की उत्पत्ति करने की, सूत्र आया कहां से। ठीक, तो यहां पे हम इसकी उत्पत्ति किस तरीके से करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, यानी लूप का नियम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपके देखो दो लूप बन रहे हैं। ठीक है, एक तो हम ले लेंगे ए बी डी ए, यानी ये वाला लूप। ठीक है, और एक लूप ले लेंगे ये वाला बी सी डी बी, ये आपके दो लूप बन रहे हैं। अगर आपको लूप लगाने नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देख लेना, वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से लूप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगाते हैं। अगर आपकी देखो, आपको पता है अगर आपकी करंट की दिशा और लूप की दिशा समान होती है, अगर मान लो जैसे प्रतिरोध ले लेते हैं हम पी वाला, यहाँ पे करंट की दिशा आपकी कैसी आई वन, इस तरीके से, और लूप भी आपने कैसे ले रखा है, ऐसे ए से बी, बी से डी, डी से फिर ए, यानी लूप भी आपने उसी दिशा में ऐसे आप ऐसे बढ़ोगे आगे। ठीक है, तो यानी जब दोनों सेम जगह होता है, लूप भी और करंट की दिशा, तो उसमें हम जो वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं, यानी विभव का जो पतन होता है वो हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे करंट कौन सी है, पहले लिख लेते हैं, लूप ए बी डी ए में। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कौन सी है, आई वन। ठीक है, और वहां पे प्रतिरोध कौन सा आपका, पी। ठीक है, तो माइनस में लेंगे क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा, देखो यहां से आप नीचे आए तो लूप ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आपकी देखो करंट I2 नीचे की तरफ है और लूप आपका देखो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, यानी लूप ऊपर की तरफ और करंट नीचे की तरफ, तो इसलिए इसको प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे करंट कौन सी है, I2, और प्रतिरोध कौन सा यहाँ पे R इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम इस तरीके से इसको माइनस वाले को ले डाले तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर I2 इक्वल I2 इंटू R, इसे समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, एक हम दूसरा लूप लेते हैं, ये वाला लूप कौन सा, बी सी डी बी में। ठीक, तो यहाँ पे लूप लेंगे तो यहाँ पे देखो I1 करंट कुछ इस तरह के जाएगी और वो सारी की सारी करंट यहाँ चले जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि संतुलन की अवस्था में क्या होगा, करंट यहाँ नहीं जाएगी, आईजी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी, तो देखो करंट भी ऐसे जा रही है और लूप भी हमारा देखो ऐसे, देखो ऐसे बनाया ना मैंने लूप है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये भी आपका माइनस में आएगा। तो माइनस का I2 नहीं, ये तो I1 ही जाएगी ना आगे, I1 इंटू क्यू। फिर आपका देखो लूप करंट ऐसा आएगा, करंट आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, नहीं करंट तो ये वाला जाएगा ना, तो करंट तो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला I2 आएगा ना, यहां से जाएगा, यहां तो जाएगा नहीं, यहां से I2 ऊपर की तरफ जाएगा और लूप आ रहा है नीचे की तरफ, यानी विपरीत दिशा में, तो ये आएगा प्लस का कौन सी करंट है यहाँ पे, I2 इंटू एस इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले को ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, Q इक्वल टू I2S, समीकरण 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो आपको P अपॉन क्यू चाहिए तो P अपॉन क्यू R अपॉन एस, यानी समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो। भाग करने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा I1 P और इक्वल टू I2 R, वैसी I1 Q I2 S, तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2, तो क्या बन गया, P अपॉन क्यू R अपॉन S। ठीक है, तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था वही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, आपको दिक्कत नहीं रहा होगा, तो एक मिनट, तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या करना है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है एस का। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आपके पास 4 प्रतिरोध होते हैं, उनको इस तरीके से रखना है और 2 तो आपको ज्ञात हैं और ये आपका अज्ञात है
और ये आपका परिवर्ती है, तो परिवर्ती वाले को आपको कम ज्यादा करते रहना है और तब तक करते रहना है जब आपका क्या होगा, बी और डी क्या ना हो जाए, समान विभव में ना जाए। ठीक है, अगर ये समान विभव में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे करंट अपने यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो करंट जीरो हो जाएगी तो I1 सीधा यहाँ से बी से होते हुए सी तक चले जाएगी और I2 आपकी डी से होते हुए सी पे चले जाएगी। ठीक है, यानी एक सेतु का काम करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाएगी, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु भी पड़ता है। ठीक, तो वो संतुलन की उस अवस्था को हम करते हैं संतुलन की अवस्था, और उसमें P अपॉन क्यू R अपॉन S इस तरीके से लेते हैं, संगत जो आपके प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात। तो P अपॉन क्यू R अपॉन S ले लेंगे और इस फॉर्मूले से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।